नमस्कार मित्रों। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को राज्य की उत्पत्ति का शक्ति सिद्धांत बताया था। आज के वीडियो में मैं राज्य की उत्पत्ति का सबसे लोकप्रिय सिद्धांत जो 17वीं 18वीं शताब्दी में सबसे लोकप्रिय रहा उसके बारे में बताने जा रहा हूं, जिसे हम राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौता सिद्धांत कहते हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी नाम ही है, सामाजिक समझौता। देखिए, यह सिद्धांत जो है, यह सिद्धांत 17वीं और 18वीं शताब्दी में बड़ा प्रचलित, बहुत लोकप्रिय था और पूर्ण प्राधान्य था राजनीतिक चिंतन में इसका। देखिए, जैसा कि दैवीय सिद्धांत आपने पढ़ा, वो कहता है कि राज्य मानवीय नहीं ईश्वरीय संस्था है, ईश्वर ने राज्य को जना है। जबकि शक्ति सिद्धांत कहता नहीं, राज्य दैवी नहीं मानवीय संस्था है जिसे शक्ति के दम पर बनाया गया है। सामाजिक समझौता सिद्धांत क्या कहता है कि राज्य दैवी नहीं वरन मानवीय संस्था है, लेकिन यह संस्था व्यक्तियों के आपसी समझौते के, पारस्परिक समझौते के माध्यम से, इस सिद्धांत का मानना है कि राज्य मानवों के पारस्परिक समझौते के माध्यम से राज्य नामक संस्था आई। यह इसका मूल वाक्य था कि सामाजिक समझौता सिद्धांत राज्य को मानवीय संस्था मानता है और कहता है कि यह मनुष्यों के पारस्परिक समझौते के माध्यम से यह राज्य नामक संस्था आई। अगर आप सामाजिक समझौता सिद्धांत को देखें तो सामाजिक समझौता सिद्धांत पूरे मानव इतिहास को दो भागों में बांटता है। मैं आपको सामाजिक समझौता सिद्धांत के प्रमुख 3 विचारक हैं, इनके विचार पढ़ाऊंगा, जैसा कि मैंने इस बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे लिख रखा है। लेकिन इसको पढ़ने से पहले जानना पड़ेगा कि कौन से 2 भागों में मानवीय इतिहास को इन समझौतावादी या संविदावादी विचारकों ने बांटा। पहला था प्राकृतिक अवस्था का काल। एक प्राकृतिक अवस्था, जब मनुष्य उस समय शुरुआती दौर में आया तो उस प्राकृतिक अवस्था के काल में क्या क्या चीजें थी, इसके बारे में। और दूसरा जो भाग उन्होंने बताया, उस भाग को, जैसे प्राकृतिक अवस्था के पहले भाग को, जो पहला काल था प्राकृतिक अवस्था का काल, इसे बहुत सारे विचारकों ने पूर्व सामाजिक, किसी ने स्थिति कही, किसी ने पूर्व राजनीतिक स्थिति कही। लेकिन जो दूसरा भाग था वह नागरिक जीवन के प्रारंभ के बाद का काल था, यानी कह सकते हैं राजनीतिक अवस्था का काल। यानी एक पूर्व सामाजिक अवस्था या पूर्व राजनीतिक अवस्था और दूसरी राजनीतिक अवस्था के काल। इन 2 भागों में इस सिद्धांत की व्याख्या विचारकों ने की। थोड़ा सा हम इसके विकास या समर्थन के बारे में जान लेते हैं कि ऐसा नहीं है कि 17वीं 18वीं शताब्दी में यह विचार अचानक आ गया। इसके पहले भी राजनीतिक दर्शन में इसके बीज विद्यमान रहे हैं। तमाम विचारक, तमाम विचारधाराएं इसका समर्थन करती रही हैं। जैसे चाहे वो पूर्व की विचारधारा हो या पश्चिम की विचारधारा, भारत की विचारधारा हो या ग्रीक की विचारधारा या पश्चिमी यूरोपियन इतिहास की विचारधारा, यूरोपियन कंट्री की विचारधारा, इन सब विचारधाराओं में कहीं न कहीं सामाजिक समझौते सिद्धांत को स्वीकार किया जाता रहा है। अगर आप महाभारत का नाम सुना होगा, महाभारत में एक शांति पर्व है। महाभारत के शांति पर्व में भी इस सामाजिक समझौते सिद्धांत की व्याख्या की गई है और कहा गया है कि मनुष्यों ने अराजकता से, इसकी स्थिति से आजी जाकर अपना पहला राजा मनु को बनाया। दूसरी तरफ अगर आप कौटिल्य के अर्थशास्त्र को देखें तो कौटिल्य ने अपनी अर्थशास्त्र नामक पुस्तक में भी इस सिद्धांत का समर्थन किया है, सामाजिक समझौते सिद्धांत को स्वीकार किया है। अगर आप यूनानी सोफिस्ट विचारकों को देखें तो यूनानी सोफिस्ट चिंतन में भी सामाजिक समझौते सिद्धांत के तत्व दिखाई पड़ते हैं। एपिक्यूरियंस विचारधारा थी, वह एपिक्यूरियंस विचारधारा भी इसी सामाजिक समझौते सिद्धांत को राज्य की उत्पत्ति के संबंध में स्वीकार करती है। अगर मध्य युग की बात करें तो मध्य युग में मैनगोल्ड और सेंट थॉमस एक्विनास 2 ऐसे विचारक रहे हैं जिन्होंने इस सामाजिक समझौते सिद्धांत
को स्वीकृति प्रदान की है। 16वीं 17वीं शताब्दी में यह सिद्धांत लोकप्रिय होना प्रारंभ हुआ, जिसमें हुकर, ग्रोशियस का नाम सुना गया है इंटरनेशनल लॉ के संबंध में, बहुत बड़े विचारक थे। ग्रोशियस, स्पिनोजा इत्यादि तमाम विचारक इस सामाजिक समझौते सिद्धांत को स्वीकार करते रहे, लेकिन यह सब विचारधाराएं टूटी फूटी बिखरी हुई पड़ी थी। पहली बार विधिवत वैज्ञानिक और विधिसम्मत तरीके से इस सिद्धांत को, वैज्ञानिक और विधिवत तरीके से इस सिद्धांत को व्याख्यायित करने का श्रेय इन 3 संविदावादी विचारक को जाता है, जिनका नाम मैंने लिख रखा है, थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक और जीन जैक रूसो। ये 3 ऐसे विचारक हैं जिन्होंने इसको विधिवत रूप से और वैज्ञानिक रूप से इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया। इसीलिए इन तीनों को हम संविदावादी विचारक या समझौतावादी विचारक के नाम से जानते हैं। अब देखिए, जो ये सामाजिक समझौते का सिद्धांत आया, ध्यान दीजिएगा, थॉमस हॉब्स 16वीं शताब्दी में आए, 17वीं शताब्दी में उन्होंने अपने सामाजिक समझौते सिद्धांत की व्याख्या की। 18वीं शताब्दी में, 16वीं शताब्दी में ही के अंत में ही जॉन लॉक ने की, और 18वीं शताब्दी में रूसो ने की। यानी 17वीं और 18वीं शताब्दी, ये 2 शताब्दियां इस सामाजिक समझौते सिद्धांत के स्वर्ण काल के रूप में जानी जाती। अब देखिए, व्याख्या उस समय कर रहे हैं, लेकिन कल्पना, मैंने बताया था कि जब कुछ प्रमाण नहीं मिला तो इन लोगों ने कल्पना का सहारा लिया, और जो कल्पना हमारे जीवन, हमारे चिंतन के सटीक नजदीक प्राप्त हुई, उससे हम स्वीकार किया हमने। तो इन्होंने कल्पना का सहारा लिया कि अपने समय के लोगों को, अपने समय के लोगों के चरित्र को देख के कल्पना का सहारा लेकर यह जानने का प्रयास किया कि वास्तव में जब राज्य नामक संस्था उदय हुई उस समय की क्या कंडीशन थी और किस स्थिति पर यह समझौता करके हमने राज्य को लाया। तो 5 पॉइंट्स इन तीनों में कॉमन है। पहला मानव स्वभाव, दूसरा प्राकृतिक अवस्था। इन्हीं 5 पॉइंट्स के अंतर्गत व्याख्या की कि उस समय के लोगों का मानव स्वभाव कैसा था, प्राकृतिक अवस्था कैसी थी, क्या माना, समझौते का कारण क्या था, समझौता और नवीन राज्य का स्वरूप, यानी समझौते के बाद जो राज्य का स्वरूप आता है वह राज्य का स्वरूप कैसा रहा, इसकी विवेचना इन तीनों विचारकों ने अपने अपने परिस्थितियों में किया। हम शुरू करेंगे थॉमस हॉब्स से। ध्यान दीजिएगा, मैं अभी कह रहा हूं और हमेशा कहता भी हूं कि हर विचारक अपनी परिस्थिति से प्रभावित होता है। किसी भी विचारक का कोई दर्शन, कोई चिंतन अगर आ रहा है तो निश्चित रूप से वह दर्शन या चिंतन अपनी परिस्थिति की उपज है, उसकी परिस्थिति से प्रभावित होकर आ रहा है। तो इनके इस सामाजिक समझौते सिद्धांत को जानने से पहले हमको इन तीनों का क्रमशः इनकी परिस्थिति या इनका परिचय जानना पड़ेगा, तब जाकर इनकी परिस्थितियों का पता चलेगा। एक चीज और बताऊं, इन तीनों का ही उद्देश्य कहीं भी सामाजिक समझौते सिद्धांत की व्याख्या करना नहीं था। एक तीर से 2 निशाने साध रहे थे। ये तीनों अपने अपनी तरीके से अपने अपनी विचारधारा को जस्टिफाई कर रहे थे, और उसको जस्टिफाई करने के लिए इन्होंने साधन बना दिया इस राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत का। अब मैं एक चीज पहले ही बता दूं कि आप जब हॉब्स को पढ़ लेंगे तो यहां मैं जो राज्य का स्वरूप अभी लिख दे रहा हूं, राजतंत्र, आप देखेंगे जब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि हॉब्स राजतंत्र को स्थापित करना चाहता था। उसका उद्देश्य यह था कि राजतंत्र को सबसे सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था घोषित करना चाहता था थॉमस हॉब्स। जबकि जो जॉन लॉक हैं, जॉन लॉक वैधानिक या सीमित राजतंत्र, देखिए इसी पॉइंट्स में, यही 5 पॉइंट्स तीनों में चलेंगे। जो जॉन लॉक था वह सीमित,
एवं वैधानिक राजतंत्र। राजतंत्र स्थापित करना चाहता था, जबकि रूसो अपने आप को जस्टिफाई कर रहा था। मैं जब रूसो को पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि वो अपने आप को जस्टिफाई कर रहा था, और अपने आप को जस्टिफाई करते हुए उसने एक प्रजातांत्रिक शासन की बात कही। इन तीनों का उद्देश्य सामाजिक समझौते सिद्धांत की व्याख्या नहीं करना था। थॉमस हॉब्स का उद्देश्य राजतंत्र को जस्टिफाई करना था। इसके लिए इन्होंने सामाजिक समझौते सिद्धांत को अपना साधन बनाया। दूसरी तरफ जॉन लॉक का उद्देश्य इस सीमित राजतंत्र को जस्टिफाई करना था। इसके लिए इन्होंने इसको साधन बनाया। तीसरी तरफ रूसो को अपने आप को और प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था को सर्वश्रेष्ठ बताना था। इसके लिए उन्होंने यह साधन अपनाया। मित्रों, शुरू करते हैं थॉमस हॉब्स से। देखिए, जैसा कि मैंने यहां लिख रखा है, थॉमस हॉब्स का जन्म 1588 में इंग्लैंड के मालेम्सबरी नामक स्थान पर हुआ था। देखिए, हर व्यक्ति अपनी परिस्थिति से प्रभावित होता है। ये जो थॉमस हॉब्स था, ये भी इंग्लैंड का था, जॉन लॉक भी इंग्लैंड का था। लेकिन ये जो थॉमस हॉब्स था, इसका जन्म 1588 में जिस समय हुआ, उस समय ब्रिटेन में आंतरिक कलह भी थी और ब्रिटेन और फ्रांस का संघर्ष भी चल रहा था। जिस समय यह अपनी मां के पेट में था, उस समय इसके घर को आग लगा दी गई। तो कहा जाता है कि जब मां के पेट में बच्चा रहता है तो मां जैसा सोचती है, जैसा रिएक्ट करती है, व्यवहार करती है, बच्चे के ऊपर वैसा ही प्रभाव पड़ता है। तो इसकी मां बड़ी डरी हुई थी, और जो जन्म लिया, जन्म लेने के बाद मां की मृत्यु हो गई। तो थॉमस हॉब्स के जीवन पर इसका पूरा प्रभाव पड़ा। थॉमस हॉब्स ने पुस्तक लिखी, लेवियाथन। लेवियाथन ये 1651 में प्रकाशित हुई। इसी में इसने सामाजिक समझौते सिद्धांत की व्याख्या की, लेवियाथन में। इस लेवियाथन में थॉमस हॉब्स लिखता है, पहली लाइन, कि मैं और मेरा भय जुड़वा भाई थे। यानी देखिए, वह अपनी मां की पैदा होने की उसकी परिस्थिति, उसका एटमॉस्फेयर, वह जीवन भर डरा रहा, जीवन भर सशंकित रहा। तो उसने इसमें लिखा कि मैं और मेरा भय जुड़वा भाई थे। यानी जन्म के साथ ही मेरे अंदर भय का माहौल था, चूंकि मैंने बताया कि उसकी घर की परिस्थितियां, आग लगा दी गई, क्या परिस्थितियां थी। अब थॉमस हॉब्स ने पुस्तक लेवियाथन में ऐसा लिखा, यानी वह अंदर से स्वयं में डरा हुआ था। इसके बाद इस थॉमस हॉब्स के समय जो ब्रिटेन का राजा था, उसका नाम था चार्ल्स प्रथम राजा। चार्ल्स फर्स्ट। इसके समय में स्थिति क्या थी? थॉमस हॉब्स पैदा हुए पादरी परिवार में, पढ़ाई लिखाई पूरी की, अपनी चातुर्यता से वह राजवंश के निकट आए, काफी प्रभावशाली व्यक्ति रहे, राजा उनका मित्र भी रहा। लेकिन परिस्थितियां इतनी खराब हुई कि राजा और संसद के बीच जो संघर्ष चल रहे थे, उसमें राजा ने संसद की शक्तियों को समाप्त करने का पूरा प्रयास किया, और इधर जो संसद के तरफ से लड़ने वाले लोग थे, उन्होंने राजा के विरुद्ध संघर्ष की घोषणा कर दी। क्रॉमवेल के नेतृत्व में गृह युद्ध छिड़ गया, जिसे हम खूनी क्रांति भी कहते हैं। खूनी क्रांति, चारों तरफ खून ही खून बहे। यह हुआ था 1649। 1649 में खूनी क्रांति हुई थी। इस खूनी क्रांति में तमाम संघर्ष हुआ, और संघर्ष के बाद राजा और रानी दोनों को मृत्यु दंड दे दिया गया,
और क्रॉमवेल के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने शासन सत्ता स्थापित की। इसके बाद लेवियाथन की स्थिति खराब हो गई, लेवियाथन भाग गए, लेवियाथन कह रहे हैं, टॉमस हॉब्स भाग गए, भाग के किसी तरह अपनी जान बचाई, कुछ दिन निर्वासित जीवन व्यतीत किया। पुस्तक लेवियाथन में इस राजतंत्र को यानी राजा के शासन को, चार्ल्स फर्स्ट को जस्टिफाई किया। बाद में जब जेम्स द्वितीय, इनका शिष्य भी रहा लेवियाथन का, जब जेम्स द्वितीय राजा बना तो फिर लौट के आए क्रॉमवेल के शासन के बाद, लेकिन ज्यादा दिन तक वह भी खुशी चल नहीं पाई। और कुछ ऐसा इन्होंने लिख दिया कि धार्मिक लोग नाराज हो गए। खैर, बहुत तो कुछ नहीं हुआ, हो सकता था इनके साथ गलत होता, जेल भी जाना पड़ता, लेकिन जेम्स द्वितीय के वजह से इनको थोड़ा रिलैक्सेशन मिल गया, लेकिन फिर निर्वासित जीवन व्यतीत करने लगे और अंततः 1679 में 91 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई। टॉमस हॉब्स के बारे में कहा जाता है कि टॉमस हॉब्स का कोई भी बहुत बिरले व्यक्ति ऐसे मिलते हैं जो इतने 91 वर्ष जीवित रहे और उनका दिमाग एक्टिव रहे। साइंस कहता है 60 साल बाद आदमी सठिया जाता है, 60 साल बाद दिमाग काम करना कम कर देता है, लेकिन टॉमस हॉब्स अपने जीवन के अंतिम क्षण तक बौद्धिक रूप से बहुत एक्टिव रहा। यह विचित्र प्रतिभा थी टॉमस हॉब्स की, कितने लंबे दिन जीवित रहे और जीवन भर अपने चिंतन के दृष्टिकोण से, वैचारिक दृष्टिकोण से एक्टिव रहे। खैर, ये उनका जीवन परिचय था। हम देखते हैं उनके इस सामाजिक समझौते सिद्धांत को। इन्हीं 5 पॉइंट्स के अंतर्गत सामाजिक समझौते सिद्धांत को पढ़ना है। पहला, मानव स्वभाव। देखिए, अगर टॉमस हॉब्स की परिस्थितियों को देखें तो टॉमस हॉब्स के साथ जीवन में बहुत कुछ अच्छा नहीं हुआ। माँ के पेट में था तब खराब हुआ, माँ मर गई, स्थिति खराब हो गई, बड़े मुश्किल से राजतंत्र का राजा मित्र बना, वहां भी राजा रानी को मृत्युदंड दे दिया गया, फिर इसे भागना पड़ा, फिर लौट के आया, फिर वहां धर्म के साथ संघर्ष हो गया, फिर अंततः निर्वासित जीवन व्यतीत करते हुए निराश होकर वह अपनी मृत्यु को प्राप्त किया। तो कहा जाता है कि जैसा माहौल, जैसा एटमॉस्फेयर, जैसे लोग मिलेंगे वैसे ही हमारी विचारधारा बनेगी। अगर हमको जीवन भर खराब लोग मिले, कोई अच्छा आदमी मिला ही नहीं, और कहा जाता है टॉमस हॉब्स खुद में भी बड़ा कुटिल था, तो बड़ा अविश्वासी था, बड़ा डरा हुआ, डरपोक। उसने तो लिखा कि मैं और मेरा भाई जुड़वा भाई थे, हर सशंकित रहता था। तो उसके साथ कुछ भी बहुत अच्छा नहीं हुआ, और जो एक आदमी बेचारा उसके साथ बहुत अच्छा कर रहा था, उसको गणतंत्रवादियों ने, क्रांतिकारियों ने उसे मृत्युदंड दे दिया, राजा और रानी दोनों को, इस खूनी क्रांति में जो 1649 में हुई थी। तो मानव स्वभाव के बारे में कहता है टॉमस हॉब्स कि ह्यूमन नेचर इज सॉलिटरी, ब्रूटिश, शॉर्ट, पुअर एंड नास्टी। मानव का स्वभाव जो है वो अत्यंत पाशविक है, घृणित है, स्वार्थी है, वह एक नंबर का स्वार्थी है, बिना काम के वो आपसे संबंध नहीं रखता, वो पाशविक है, वह घृणित है, उसका जीवन कब उसके पास है और कब समाप्त हो जाए इसका कोई ठिकाना नहीं था। चूंकि वह मानव स्वभाव उस समय के देखिए, प्रभावित तो अपने परिस्थिति से था, लेकिन वो कल्पना करता है कि आज 17वीं शताब्दी की परिस्थिति में लोग ऐसे हैं जहां सारी व्यवस्थाएं हैं, राज्य नामक संस्था है, तो जब राज्य नामक संस्था बन रही होगी तब की प्राकृतिक अवस्था की क्या स्थिति होगी। तो उसने कहा कि उस प्राकृतिक अवस्था में जो मानव था, कोई व्यवस्था तो थी नहीं, कोई समाज था नहीं, कोई राजनीतिक व्यवस्था नहीं थी, अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग था, माइट इज राइट था, जो शक्तिशाली व्यक्ति था छीन के दूसरों से कुछ भी खा लेता था, और किसका जीवन कब तक है इसका कोई ठिकाना नहीं था। चूंकि मानव स्वभाव, उसने कहा ह्यूमन नेचर इज सॉलिटरी, ब्रूटिश, शॉर्ट, पुअर एंड नास्टी। वह अत्यंत पाशविक था, वह घृणित था, वह स्वार्थी था, लोभी था, उसका जीवन अल्पकालिक था। तो उन्होंने जो बताया मानव स्वभाव के बारे में, कुल मिलाकर उनके मानव स्वभाव के बारे में कहा मानव स्वभाव अच्छा नहीं था।
अच्छा नहीं, यानी मानव स्वभाव बहुत खराब था। अब जब मानव स्वभाव, कल्पना कीजिए कि जिस समाज में आप रहते हैं सब ऐसे ही स्वार्थी लोग पड़े हों, अपना अपना हित साधन करते हों, और किसी के जीवन का कोई ठीक, क्योंकि जब सब अपना हित साधन करेंगे तो कब कौन जिंदा है कब कौन मर जाए इसका कोई ठिकाना नहीं। अपने हित के लिए कोई किसी को भी मार दे। एक अराजकता का माहौल था। ऐसी प्राकृतिक अवस्था में वो कहता है कि वह प्राकृतिक अवस्था बिल्कुल विचित्र अवस्था थी। कोई सब अपनी अपनी डपली, अपना अपना राग था। बहुत प्राकृतिक अवस्था बहुत अच्छी नहीं थी। किसी के जीवन का कोई ठिकाना नहीं था, भरोसा नहीं था कि वो आज जीवित है कल जीवित रहेगा कि नहीं रहेगा। सभी अपने अपने हित में, अपने अपने स्वार्थ में लगे हुए थे। कोई समाज नहीं था, कोई संस्था नहीं थी। इसलिए उसने कहा कि जैसे लोग जथा राजा तथा प्रजा, जैसे लोग वैसी प्राकृतिक अवस्था, यानी प्राकृतिक अवस्था भी अच्छी नहीं थी। संघर्ष और द्वंद्व की अवस्था, संघर्ष एवं द्वंद्व, द्वंद्व की अवस्था, संघर्ष और द्वंद्व की अवस्था। इसी संघर्ष और द्वंद्व को समाप्त करने के लिए लोग आज ही जागे, कितने दिन तक झगड़ा करेंगे। और आज एक आदमी शक्तिशाली है, उनको उनको उनका मार के छीन ले रहा है, कल उससे भी शक्तिशाली आदमी आ जा रहा है, वो भी मार के छीन ले रहा है। तो किसी के जीवन में कोई स्टेबिलिटी नहीं थी, किसी के जीवन का कोई भरोसा नहीं था, किसी का कुछ भी स्टेबल नहीं था, स्थिर नहीं था। तो लोग आज ही जा गए ऐसे जीवन से जीने के लिए। तो लोगों ने ऐसे खराब अवस्था को समाप्त करने के लिए, यानी इस द्वंद्व और संघर्ष की अवस्था को समाप्त करने के लिए, समाप्त करके एक व्यवस्था बनाने के लिए समझौता किया। अब ध्यान दीजिएगा, अपनी इस पुस्तक का नाम उसने लेवियाथन रखा। लेवियाथन का अर्थ एक ऐसा शक्तिशाली जीव जो उससे ज्यादा शक्तिशाली कोई ना हो। क्यों? क्योंकि इतने खराब मानव स्वभाव के लोग थे। देखिए ध्यान दीजिएगा, वह बोल रहा था उस समय का, लेकिन रेफरेंस ले रहा था अपने समय का। उसका यह मानना था कि वे लोग जो एक समय राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि मानते थे, और उन्हीं लोगों ने अपने राजा और रानी को मृत्यु दंड दे दिया। यानी जब तक स्वार्थ था तब तक ठीक था, जब राजा खराब हो गया तो मृत्यु दंड दे दिया। रेफरेंस अपने समय से ले रहा था, लेकिन देख उस समय को रहा था कि जब शुरुआती दौर में आया होगा कि इस समय इतनी खराब स्थिति है। तो उस समय तो कोई व्यवस्था ही नहीं थी, कितनी खराब स्थिति रही होगी, कोई समाज नहीं था, कोई सभ्यता नहीं थी। तो उसने कहा कि ऐसे खराब लोगों के साथ, ऐसे खराब प्राकृतिक अवस्था में समझौता करके एक व्यवस्था बनाने के लिए निश्चित रूप से एक ताकतवर व्यक्ति चाहिए, क्योंकि कमजोर आदमी की बात कोई क्यों माने और क्यों उसके शासन के नियंत्रण में रहे। तो उन्होंने लेवियाथन जो नाम रखा, लेवियाथन का अर्थ शक्तिशाली जीव से था, और उस शक्तिशाली जीव के साथ इस प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले लोगों ने समझौता करके उसको शक्ति दिया। अब इसमें समझौता क्या होता है? जैसे मान लीजिए मैं उस प्राकृतिक अवस्था का एक आदमी हूं और आप जैसे तमाम लोग हैं। अब समझौता क्या हाप्स का होता है? कहता है कि मैं उस समय की प्राकृतिक अवस्था का एक आदमी कहता है कि मैं अपने सारे अधिकार इनको, लेवियाथन को, एक शक्तिशाली जीव को, एक भयावह जीव को जो नियंत्रित करना था, एक व्यवस्था बनाना चाहता है। व्यवस्था, ऐसे लोगों के लिए व्यवस्था बनाने के लिए शक्तिशाली व्यक्ति चाहिए। मैं अपने सारे अधिकार इस लेवियाथन को इस शर्त पर देता हूं कि आप सभी भी, यानी पूरे समाज के लोग, आप सभी भी अपने अधिकार इसको दोगे और हम सभी मिलकर इसके आदेश का, लेवियाथन के आदेश का पालन करेंगे। लेवियाथन एक व्यक्ति भी हो सकता है, कुछ व्यक्तियों की सभा भी हो सकती है। तो हम सब, मैं भी अपने अधिकार इसको दे रहा हूं, आप सब भी अपने अधिकार इसको दे दीजिए, और हम सभी इसके आदेश का पालन करेंगे। जो इसके आदेश का पालन नहीं करेगा वह दंड का भागी होगा। यानी जो हॉब्स ने समझौता किया, उस समझौते में लेवियाथन उस समझौते का कोई भाग नहीं था। हम लोगों ने आपस में समझौता करके उस अलग वाले व्यक्ति को सारी शक्ति दे दी कि हम अपने सारे अधिकार देते हैं तुमको,
तुम हम पर नियंत्रण रखो, हम आपके आदेश का पालन करेंगे, जो व्यक्ति भी इनके आदेश का पालन नहीं करेगा उन सबको इनको दंडित करने का अधिकार होगा। इस प्रकार इस समझौते के बाद जो नवीन राज्य का स्वरूप आता है, आप देखेंगे कि कौन सी ऐसी व्यवस्था है जिसमें सभी व्यक्ति, राजा के सभी व्यक्ति एक व्यक्ति के आदेश का पालन करते हैं, जो व्यक्ति उसके आदेश का पालन नहीं करता वह दंडित होता है। वही व्यवस्थापिका होती है, वही कार्यपालिका होती है, वही न्यायपालिका होती है। उस पर कोई, उसका जो लेवियाथन था वो निरंकुश था, उसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं था। तो ऐसी कौन सी व्यवस्था है जिसमें हम सभी अपने अधिकार दे देते हैं और उसके आदेश का पालन करते हैं, उससे हम प्रश्न नहीं कर सकते। जो उसके आदेश का पालन नहीं करता वह दंड का भागी होता है। अगर आप देखें तो मैंने बताया था कि उसका उद्देश्य था राजतंत्र को जस्टिफाई करना, कि राजतंत्र ही सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था है। उसने अपने सामाजिक समझौते सिद्धांत के माध्यम से राजतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था घोषित किया। यह था थॉमस हॉब्स। अब देखते हैं जॉन लॉक को। देखिए यहां मैंने लिखा है जॉन लॉक। इनका जन्म 1632 में हुआ और 1704 में मरे। यह भी इनका जन्म इंग्लैंड में, ये भी इंग्लैंड के थे, बैलेंसबरी के। इनका जन्म इंग्लैंड के रिंगटन, इंग्लैंड में ही रिंगटन नामक एक जगह है, कहा जाता है बड़ी खूबसूरत जगह, गुलाबों की वैली है। गुलाबों की वैली, गुलाबों से घिरी हुई जगह, भीनी भीनी खुशबू। तो जैसे ये अपनी परिस्थिति से प्रभावित है, वैसे ये भी अपनी परिस्थिति से प्रभावित है। इनके बारे में भी जान लिया जाए। जॉन लॉक एक साधारण परिवार, मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे। खुशनुमा माहौल था। मध्यम वर्गीय परिवार जानते हैं, थोड़े से में ही खुश रहने वाला आदमी है, परिवार है। धूमधाम से उनकी घर की सब व्यवस्थाएं चल रही थी, सब कुछ अच्छा था। इनके पिता संसद और जो राजा का संघर्ष चल रहा था उसमें पार्लियामेंट की जो सेना थी उसमें काम करते थे, तो प्रभाव उनके अंदर उसका था। खैर एमए की डिग्री ले, लेकिन उनकी रुचि नहीं हुई। ऑक्सफोर्ड से पढ़ाई की, फिर उन्होंने चिकित्सा शास्त्र का अध्ययन किया और डॉक्टर बने। लेकिन कहा जाता है कि जॉन लॉक डॉक्टर तो थे, लेकिन जीवन भर मरीजों का जीवन जिया और अंततः 1704 में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी तमाम पुस्तकें हैं, लेकिन जिस पुस्तक की चर्चा हम उनकी करने वाले हैं उसका नाम है शासन पर 2 निबंध। शासन पर 2 निबंध। ये 1690 में यह पुस्तक आई, 1690 में प्रकाशित हुई। इसके पहले इनके यहाँ खूनी क्रांति हुई थी, यहाँ गौरवपूर्ण क्रांति हुई। गौरवपूर्ण क्रांति 1688 में, ग्लोरियस रेवोल्यूशन, आपने नाम सुना होगा ब्रिटेन का, बहुत महत्वपूर्ण क्रांति थी। इनके समय राजा चार्ल्स थे, इनके समय राजा जेम्स थे, जेम्स द्वितीय, जेम्स सेकेंड। तो इनकी परिस्थितियां अच्छी थी, हर आदमी अच्छा मिला, बढ़िया धूमधाम से जीवन जिए, बढ़िया माहौल में पले, सब लोग अच्छे ही मिले। इनसे भाई साहब से कोई अच्छा नहीं मिला तो इन्होंने मानव स्वभाव को खराब बताया। आप देखेंगे कि इसकी भी परिस्थिति का प्रभाव इनके ऊपर पड़ता है। जॉन लॉक की परिस्थिति का प्रभाव इनके विचार पर, हॉब्स की परिस्थिति का प्रभाव हॉब्स के विचार पर। इनका भी उद्देश्य, जैसे हॉब्स का उद्देश्य राजतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था बनाना था, वैसे ही लॉक का उद्देश्य सीमित और वैधानिक राजतंत्र को, यानी राजा रहेगा लेकिन पार्लियामेंट से सीमित रहेगा, अंततः शक्ति जनता में निहित होगी, ऐसे शासन व्यवस्था को स्थापित करना चाहता था। इसी के हेतु साधन के रूप में उन्होंने सामाजिक समझौता को अपना हथियार बनाया। अब देखिए, जो मानव स्वभाव के बारे में जॉन लॉक के जो विचार थे वो क्या थे। चूंकि इस हॉब्स से कोई अच्छा आदमी नहीं मिला तो इन्होंने कहा मानव स्वभाव अत्यंत खराब है, घृणित है। लेकिन इन्होंने क्या कहा कि मानव अत्यंत सहयोगी, प्रेमी, एक दूसरे के साथ मिलकर रहने वाला और विवेकशील व्यक्ति होता है, और हर व्यक्ति को प्राकृतिक अधिकार जन्म के साथ ही प्राप्त होते हैं। बड़ा बढ़िया सिद्धांत है उनका, प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत। उन्होंने 3 प्राकृतिक अधिकार बताए: जीवन,
स्वतंत्रता और संपत्ति, लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी। कहा कि 3 आर नेचुरल राइट्स, ये तीनों नेचुरल राइट्स हैं, प्राकृतिक अधिकार हैं जो हम जन्म के से लेकर आए हैं। इसे हमें किसी ने दिया नहीं और इससे किसी को इससे हमें वंचित करने का अधिकार नहीं। कहा कि प्राकृतिक अवस्था जो मानव स्वभाव था वह अच्छा था, एक दूसरे का सहयोग करता था, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहता था, सभी शांति चाहते थे। उन्होंने कहा कि इस मानव स्वभाव अच्छा होने के कारण जो प्राकृतिक अवस्था थी ये भी अच्छी थी। इस प्राकृतिक अवस्था में क्या था कि मनुष्य जिस प्रकार का व्यवहार अपने लिए दूसरों से चाहता था उसी प्रकार का व्यवहार दूसरों के साथ करता था। अगर मैं चाहता हूं कि कोई मुझे गाली ना दे तो मेरा भी उत्तरदायित्व है कि मैं भी किसी को गाली ना दूं। अगर मैं चाहता हूं सब मुझसे अच्छे से बात करें तो मुझे भी दूसरों से अच्छे से बात करनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मानव स्वभाव अच्छा था, हर व्यक्ति दूसरे के सहयोग करता था, सब कुछ करता था और उसी प्रकार का व्यवहार करता था जिस प्रकार का व्यवहार उसे अपने लिए दूसरों से अच्छा लगता था, उसी प्रकार वह दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करता था। यानी प्राकृतिक अवस्था भी अच्छी थी। प्राकृतिक अवस्था में 3 प्राकृतिक अधिकार मैंने बताया, लाइफ, LLP लिखते रहा हूं, लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी। 3 प्राकृतिक अधिकार उन्होंने बताया कि ये 3 प्राकृतिक अधिकार प्राप्त थे, सभी खुशी से सब कुछ से जी रहे थे। यहां तो आपने देखा कि मानव स्वभाव अच्छा नहीं था, प्राकृतिक अवस्था खराब थी। इस खराब को अच्छा करने के लिए, समाप्त करने के लिए, खराब को अच्छा करने के लिए एक व्यवस्था बनाने के लिए समझौता किया, समझौते का कारण। लेकिन यहां लॉक कहते हैं कि मनुष्य अच्छा था, सहयोगी था, प्रेमी था, एक दूसरे की मदद करता था, जिस प्रकार का व्यवहार वो अपने लिए चाहता था वैसा ही व्यवहार दूसरों के साथ करता था। प्राकृतिक अवस्था में 3 प्राकृतिक अधिकार प्राप्त थे और इन प्राकृतिक अधिकारों के माध्यम से सब लोग जी रहे थे। फिर क्या कारण था? What is reason Locke going to contact? क्या कारण था कि लॉक कहता है कि फिर समझौता हुआ? देखिए इसमें बताता है वो जॉन लॉक कि सब कुछ ठीक था लेकिन 3 चीजों की कमी थी। एक तो कोई व्यवस्था कितनी होगी, यानी कोई नियम कानून नहीं थे, नियम कानून बनाने वाली कोई संस्था नहीं थी, उसकी व्याख्या करने वाली कोई संस्था नहीं थी। जैसे हमें प्राकृतिक अधिकार प्राप्त है और हम अपने प्राकृतिक अधिकार का दोहन कर रहे हैं, उसी में किसी का नुकसान। जैसे मुझे गाना सुनने का अधिकार है, इसका मतलब थोड़ा नहीं कि बड़ा सा डीजे लगा के पूरे मोहल्ले को डिस्टर्ब करो, उसकी भी एक लिमिटेशंस है। तो यह कितनी मात्रा में हम अपने अधिकारों का उपभोग करेंगे और क्या क्या अधिकार होंगे, इसकी व्याख्या करने की इसको बनाने वाली कोई संस्था नहीं थी, इसको व्याख्यायित करने वाली कोई संस्था नहीं थी, इसको नियंत्रित करने वाली कोई संस्था नहीं थी, और अगर किसी ने इसे तोड़ा तो उसे दंडित करने वाली कोई संस्था नहीं थी। यानी आप कह सकते हैं कि व्यवस्थापिका यानी लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी यानी व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, सरकार के जो 3 अंग है, इन तीनों अंगों का अभाव था, एक व्यवस्था नहीं थी। इसी अभाव को समाप्त करने के लिए उन्होंने समझौता किया। यहां मित्रों कारण स्पष्ट, यहां तो खराब था तो समझौता किया, यहां क्या था, सब कुछ अच्छा था लेकिन फिर भी एक व्यवस्था का अभाव था। उस व्यवस्था को स्थापित करने के लिए इन्होंने कहा कि हमने समझौता किया। हाप्स में लेवियाथन समझौते का भाग नहीं था और एक समझौता हुआ। यहां 2 तरह के समझौते, 2 समझौते होते हैं, 2 समझौते लॉक में। एक आपस में मनुष्य एक दूसरे के साथ समझौता करके समाज का निर्माण करते हैं। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ समझौता करके कि मैं तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार करूंगा जैसा व्यवहार की इच्छा मुझे तुमसे है। मैं अपने अधिकारों का प्रयोग उसी सीमा तक करूंगा जिस सीमा तक तुम अपने अधिकारों का प्रयोग करना चाहते हो। यानी आपस में जनता ने मिलकर पहले समझौता करके एक समाज का निर्माण किया। उसके बाद उस समाज में
शासक और शासित के बीच समझौता हुआ, यानी उस समाज के लोगों में अपने ही समाज के किसी व्यक्ति को के साथ समझौता करके उनको शासन सत्ता दी। अब देखिए समझौता क्या होता है। जैसे मान लीजिए जान लाख के उस प्राकृतिक अवस्था के लोग हैं, हम हैं, आप हैं और तमाम लोग हैं। अब हम अपने में से ही किसी एक को, मैं समझौता जान लाख क्या कहता है कि मैं अपने सारे अधिकार, हमारे साथ बैठे हुए तमाम लोग हैं, उनमें से इनको, मिस्टर ए को इस शर्त पर देता हूं कि आप सभी भी इनको अपने अधिकार देंगे और ये हम सब के अधिकारों की रक्षा करेंगे। ध्यान दीजिएगा, लेवियाथन इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लेवियाथन अंग नहीं था, लेकिन यहां जिसको हम दे रहे हैं वो उसी समाज का अंग है। दो समझौते होते हैं, पहले से समाज बनता है और दूसरे से राज्य। दो समझौता, पहले आपस में समझौता करके समाज बनाते हैं, उसी समाज में से एक व्यक्ति को शासन सत्ता सौंपते हैं, एक व्यक्ति या किसी सभा को, पार्लियामेंट को शासन सत्ता सौंप देते हैं। सभी जनता मिलकर पार्लियामेंट के सदस्यों को चुनकर भेज देती है कि हम आपको चुनकर भेज रहे हैं ताकि आप हमारे अधिकारों की, हमारे जान माल संपत्ति की रक्षा कर सकें, एक व्यवस्था बना सकें। लेकिन अगर आप इस व्यवस्था बनाने में असफल होंगे तो फिर हम अपने में से ही किसी दूसरे को चुनेंगे। यानी हम सभी समझौता उस व्यक्ति, अपने में से ही किसी एक व्यक्ति को समझौता या किसी व्यक्तियों को, समूह को समझौता करके एक जगह देते हैं, लेकिन इस शर्त पर देते हैं कि आप हमारे सभी दायित्वों का निर्वहन करेंगे। अगर आप नहीं कर पाएंगे तो फिर हम अपने में से ही किसी दूसरे को भेजेंगे। इस प्रकार का समझौता, दो समझौते, एक से समाज बनता है, दूसरे से राज्य बनता है। अगर आप देखें तो जॉन लॉक जिस व्यवस्था की बात करता था, देखिए इस जॉन लॉक के समय गौरवपूर्ण क्रांति हुई। इसने मानव स्वभाव को अच्छा क्यों बताया? क्योंकि ये जो चार्ल्स था, जेम्स था, ये जेम्स सेकंड जो था, यह इस चार्ल्स से भी ज्यादा अत्याचारी था। बाद में क्रॉमवेल का शासन समाप्त हुआ, ये आया, फिर वो पार्लियामेंट के अधिकार समाप्त करने पे लग गया। फिर क्रांति हुई, ग्लोरियस रेवोल्यूशन 68 में। किसी ने किसी को एक थप्पड़ भी नहीं मारा और राजा को अपने पद से हटाकर उसकी पुत्री और उसके दामाद को, विलियम ऑफ ऑरेंज को, दोनों को संयुक्त रूप से उत्तराधिकारी घोषित किया गया और राजा को सीमित कर दिए गए पार्लियामेंट से। वो पार्लियामेंट जिसको जनता चुनकर भेजती है, यानी संसद सर्वोच्च हो गया। राजा का सम्मान हुआ, राजा को मृत्युदंड नहीं दिया गया, राजा को हटा नहीं दिया गया, राजा को बेइज्जत नहीं किया गया, भले ही उसने अत्याचार किए। वो बैठा रहा, राजपथ रहा, राजतंत्र रहा, लेकिन सीमित और वैधानिक। सीमित किसके द्वारा? संसद के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा। और वैधानिक यानी नियम कानून बनाने वाली संस्था पार्लियामेंट से आएगी। राजा कार्यपालिका के प्रधान के रूप में कार्य करेगा, लेकिन उसको मदद करने के लिए पार्लियामेंट के कुछ सदस्य मंत्रिमंडल के रूप में रहेंगे। यानी कि जिस समझौते की बात करता है, सामाजिक समझौते की, उस समझौते के बाद जो आने वाला राज्य का स्वरूप था, मैंने पहले ही बता दिया था कि वह सीमित एवं वैधानिक राजतंत्र की बात करता है। यानी एक ऐसी व्यवस्था की जिसमें अंतिम स्रोत जनता के हाथ में और जनता के माध्यम से पार्लियामेंट चुने और पार्लियामेंट शासन व्यवस्था का संचालन करे और राजतंत्र पर नियंत्रण स्थापित करे, यानी राजतंत्र स्वयं में सीमित हो। और कोई भी निरंकुश, यहां निरंकुश है, यहां लेवियाथन निरंकुश है क्योंकि वो समझौते का पार्ट नहीं है। लेकिन यहां हम रिव्यू करेंगे, अगर आप निरंकुश होंगे आपको हटा देंगे, किसी दूसरे को बैठाएंगे। और ये समझौता आपस में हो रहा है, दोनों पक्ष एक दूसरे को। समझौता, कॉन्ट्रैक्ट का अर्थ क्या होता है? एक होती है ट्रिटी, एक होता है कॉन्ट्रैक्ट। ट्रिटी संधि, एक पक्ष दूसरे पक्ष पे थोप देता है, इसको संधि कहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट का अर्थ क्या? समझौता, गिव एंड टेक का रिलेशनशिप। कुछ मैंने आपको दिया, कुछ आपने मुझे दी। 10 रुपया लेके गए, दुकानदार को 10 रुपया दिया, दुकानदार ने पेन दिए। इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। तो यहां वास्तव में वह सामाजिक समझौता दिखता है। अब तीसरे विचारक को देखते हैं, जीन जैक रूसो। इनके बारे में बड़ी किंवदंतियां रही हैं, किंवदंतियां बहुत सारी रही हैं, कहानियां।
और इन्हीं कहानियों के माध्यम से इनकी परिस्थितियों को जाना जाएगा। देखिए, इनकी पुस्तक थी लेवियाथन, इनकी पुस्तक शासन पे 2 निबंध, और इनकी पुस्तक का नाम ही ये सामाजिक समझौता था। ये जो सिद्धांत का नाम है, ये इनकी पुस्तक का नाम था, जो 1765 में प्रकाशित हुई थी। और कहा जाता है कि फ्रांसीसी क्रांति को दार्शनिक क्रांति कहा जाता है, और उस फ्रांसीसी क्रांति में इस रूसो की बड़ी भूमिका थी। उनकी इस पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बड़ी भूमिका थी। इनके समय, इनके बाद जाने के बाद 1789 में क्रांति हुई फ्रांस की क्रांति बड़ी प्रसिद्ध क्रांति थी। इस क्रांति की चर्चा की जाती है। इसी क्रांति में नारा दिया गया था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा। तो इनके समय फ्रांस की क्रांति, इनकी पुस्तक का नाम सामाजिक समझौता। अब इनके बारे में थोड़ा सा इनके बारे में जान लिया जाए, क्योंकि ये भी अपनी परिस्थिति से प्रभावित होकर अपना विचार दे रहे थे। देखिए, इनका उद्देश्य इस प्रजातांत्रिक शासन को सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था बताना था और अपने आप को जस्टिफाई करना था। कैसे? देखिए, इनका जन्म 1712 में स्विट्जरलैंड में एक जनेवा शहर है, उस जनेवा में हुआ था। इनके पिता का नाम आइजैक था, जो कि एक घड़ी साज थे, घड़ी बनाने वाले मिस्त्री। कहा जाता है कि बड़ा आवारा थे। जन्म लेने के साथ ही कुछ दिन बाद इनकी माताजी की मृत्यु हो गई। उनके पिता आवारा थे, जुआड़ी थे, शराबी थे। घर का खर्चा नहीं चलता था। रूसों से काम करवाते थे, अश्लील नॉवेल रूसों से पढ़वा कर सुनते थे, रूसों से छोटे छोटे काम करवा कर पैसा लेते थे। तो कहा जाता है कि जिस परिस्थिति में आप रहते हैं, उस परिस्थिति का प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है। धीरे धीरे जब रूसो बड़ा होता है, तो सारे ऐब, वो सारा आवारापन उसके अंदर आ जाता है। कहा जाता है आवारा दार्शनिक, एक ऐसा व्यक्ति जो एक आवारा था, वो दुनिया का सबसे बड़ा दार्शनिक बन जाता है एक समय का। और कहा जाता है कि स्वतंत्रता की पहली पुकार रूसो था। जीन जैक रूसो स्वतंत्रता की पहली पुकार था। इतना महत्व। कहा जाता है कि अगर आधुनिक चिंतन का इतिहास पढ़ रहे हैं और रूसो को ना पढ़ा, डेमोक्रेसी पढ़ रहे हैं, रूसो को ना पढ़ा, कहा जाता है ये प्रजातंत्र का अग्रदूत था, तो कुछ नहीं पढ़ा आपने। तो इसकी परिस्थिति वैसी थी, वैसे ही आवारा हो गया। फिर आवारापन में वही दारू, जुआ और ये सारी चीजें चलने लगी। अंततः उससे प्रेम हो गया। अपनी प्रेमिका के लिए वह स्विट्जरलैंड से, जनेवा से फ्रांस पैदल चला गया। ऐसी किदवंती है, कहानियां हैं। अब पता नहीं कितनी सच है, कितनी गलत है। वहां गया तो खूब खातिरदारी हुई, खूब कुटाई उटाई हुई, और मरा हुआ जान के कूड़े पर फेंक दिया। कोई आदमी बढ़िया मिल गया, वो उसने ले जाकर हॉस्पिटल में एडमिट कराया, और उस हॉस्पिटल में रहे कुछ दिन तक, स्वस्थ हुए। वहीं हॉस्पिटल में जब थे, तो दवाइयों के रैपर में एडवर्टीजमेंट था। डिजॉन, एक समिति थी डिजॉन एकेडमी, उसने एक प्रतियोगिता कराई। जब थोड़ा सा चोट लगने के बाद स्वस्थ हो रहे थे वहीं, तो एक प्रतियोगिता कराई थी। उस प्रतियोगिता का विषय था कि विज्ञान तथा कला की प्रगति ने नैतिकता को शुद्ध किया है या नैतिकता को भ्रष्ट कर दिया है। कला और विज्ञान की प्रगति ने मोरालिटी के साथ क्या किया, यानी इस विज्ञान की प्रगति ने मनुष्य को कहां लाकर खड़ा कर दिया है। रूसों ने इच्छा जाहिर की, रूसो गए, इस प्रतियोगिता में भाग लिया, और कहा जाता है इस गांधी जी को जोहान्सबर्ग रेलवे स्टेशन पे, शायद जोहान्सबर्ग था कि क्या था, उस साउथ अफ्रीका में रेलवे स्टेशन पे उठा के फेंक दिया गया। उनको आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई और पूरी दुनिया गांधी को जानने लगी। उसी प्रकार रूसों के साथ यह घटना, जो आवारा था वह मसीहा बन गया, वह दार्शनिक बन गया, बहुत बड़ा राजनीतिक दार्शनिक बन गया। उसने तमाम पुस्तकें लिखी, एमाइल लिखी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट का नाम सुना, जिसके माध्यम से वो बड़ा प्रसिद्ध हुआ। कहा जाता है कि फ्रांसीसी क्रांति का अग्रदूत था वो। उसी की विचारधारा से प्रभावित होकर क्रांति हुई। वह आवारा कहीं न कहीं एक बड़ा दार्शनिक बन गया। वहीं से उसका परिवर्तन हुआ। डिजॉन एकेडमी ने पूरी दुनिया में उसे प्रथम, उसके लेख को प्रथम स्थान दिया, और वहीं से रूसो का जीवन बदल गया। हालांकि रूसो बड़े उग्र विचारधारा के थे, कभी उनसे किसी से पटी नहीं, और बड़ा छोटे तबके से बड़ा प्रभावित रहते थे। फिर अपना जीवन जिया, धीरे धीरे अंततः
1767 में उनकी मृत्यु हो गई। जब आप आगे कभी पढ़ेंगे उनके जीवनी को तो वहां मैं विस्तृत से बताऊंगा, क्योंकि यहाँ मुझे सोशल कॉन्टेक्ट बताना है, इसलिए उतना ही बता रहा हूं जितना कि इस सामाजिक समझौते पर प्रभाव पड़ा। तो देखिए इनके जीवन में स्थिति क्या रही। जैसे इनके आदमी सब खराब मिले टॉमस हाब्स से तो उन्होंने कहा मानव स्वभाव खराब है। लॉक से सभी अच्छे मिले तो उन्होंने कहा अच्छा है। इनके साथ क्या रहा, कभी खुशी कभी गम, कभी अच्छा कभी खराब। इनके साथ क्या था कि शुरुआती कहा जाता है कि व्यक्ति खराब नहीं तो उसकी परिस्थितियां खराब होती हैं। जैसी परिस्थितियां मिलेगा व्यक्ति वैसा ही, चोर के साथ रहेंगे तो चोर बनेंगे, अच्छे आदमी के साथ रहेंगे तो अच्छे बनेंगे। तो वही स्थिति हुई। इसकी अपनी परिस्थिति खराब थी, ये खराब बन गया। कहता है कि मैं गलत नहीं था, मेरी परिस्थितियां गलत थी इसलिए मैं गलत हो गया। जब मुझे अच्छी परिस्थितियां मिली मैं अच्छा हो गया। उसने कहा कि मानव स्वभाव शुरुआती दौर में अच्छा होता है लेकिन बाद में वो खराब हो जाता है, परिस्थितियों से प्रभावित होकर। अब वो कहता है मानव स्वभाव के बारे में, इसी मानव स्वभाव के बारे में कि मैन इज अ बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चैन। मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा होता है। देखिए कहने का आशय क्या था कि मनुष्य जब छोटा बच्चा पैदा होता है, देखिए स्वतंत्र एकदम आया, दोनों हाथ खोले नंगे, लेकिन पैदा होते ही उसे तमाम कपड़ा पहनाने लगेंगे, रिश्तों के जंजीरों में, जाति की जंजीरों में, धर्म की जंजीरों में, बड़े छोटे की जंजीरों में जकड़ देंगे। और जिस जंजीरों में वो जकड़ा रहेगा उसी विचारधारा में पलेगा बढ़ेगा और फिर उसी विचारधारा का प्रभाव उसके ऊपर पड़ेगा और उसी के अनुसार वह अपने जीवन को संचालित करेगा। इसलिए जीन जैक रूसो ने कहा कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा है। बच्चा, कोई छोटा बच्चा पैदा हो दे, उसके ऊपर रुमाल फेंक के देखे, उठा के फेंक देगा ऐसे। वो बंधन में बंधना नहीं चाहता, लेकिन पैदा हुए कपड़ा पहना दिया, जकड़ दिया। अब अंग्रेज के यहाँ पैदा हो रहा है तो पैंट शर्ट पहन रहा है, गरीब के यहाँ पैदा हो रहा है, हिंदुस्तानी के यहाँ पैदा हो रहा है, अमीर आदमी के यहाँ तो बढ़िया मलमल का कपड़ा पहन रहा है, किसी गरीब के यहाँ हो रहा है तो एक कपड़े में लपेट दिया जा रहा है। ये क्राइटेशन, ये विभेदीकरण, और उन्हीं परिस्थितियों से आगे वो प्रभावित होकर सोचना प्रारंभ कर रहा है। जन्म लेते ही मम्मी पापा, चाचा चाची, दादा नानी, काका काकी, भैया भाभी, तमाम रिश्ते जगड़ लेते हैं। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तमाम विचारधाराओं में वो जकड़ा जाता है और फिर उन्हीं विचारधाराओं के परिप्रेक्ष्य में वो पलता है और उन्हीं विचारधाराओं के परिप्रेक्ष्य में उसकी सोच बन जाती है। कहा कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा लेकिन जकड़ लिया गया। वो कुछ और नहीं कहना चाहता था, वो कहना चाहता था कि मैं भी गलत नहीं था, मेरी परिस्थितियां गलत थी जो मुझे गलत बना देती। कहने का अर्थ उसने बताया कि जो मानव स्वभाव था वो जब आया तो अच्छा था, लेकिन जैसे जैसे सभ्यता संस्कृति और विज्ञान की प्रगति हुई वैसे वैसे मनुष्य खराब होने लगा। छोटा सा उदाहरण के स्वरूप में मैं देना चाहूंगा कि जब शुरुआती दौर में मनुष्य आया तो कोई व्यवस्था तो थी नहीं, सब जैसे अन्य जानवर प्राणी आए वैसे हम आए, वैसे ही नंग धड़ंग रहते थे, पहाड़ों पे ऐसे घूमते फिरते, प्रकृति में हवा थी, सांस लेते थे, बारिश का मौसम आता था पहाड़ों में घुस जाते थे, गुफाओं में। जल बह रहा है, नदी पानी, पानी पी लिए, फल आया फल खा लिए। एक समय ऐसा आता है जब फल गायब तो पत्ते खाते थे, जब पतझड़ में पत्ते सूख गए, पानी सूख गई तो कुछ लोग सरवाइव कर पाते थे, वो जीते थे, जो नहीं सरवाइव कर पाते थे वो मर जाते थे। देखिए कैसे विज्ञान की प्रगति, सभ्यता संस्कृति आगे बढ़ती है और अच्छा मनुष्य खराब होता जाता है। कैसे प्रकृति को डिस्टर्ब करता है, वो अपने अपने नेचर को डिस्टर्ब करता है। आपने सुना होगा कि बुरा पाषाण काल, अब जब लोग भूख के मारे मरने लगे तो जो मरते थे उनको कीड़े मकोड़े चील कौए खा रहे हैं, तो उनके दिमाग की बत्ती जली कि अरे ये तो इनको खा रहे हैं, जब इनको खा रहे हैं तो हम भी तो इनको खा के रह सकते हैं। आपको याद होगा कि शुरुआती दौर में वो कहा था वो प्राकृतिक अवस्था थी, फिर आखेट की अवस्था आई। अब लोगों ने पशुओं को मारना प्रारंभ किया, तो पशुओं को मारने के लिए पत्थर के हथियार चलते थे, पत्थर से लग जाता था, खून आता था, दर्द होता था,
तो उनके दिमाग की बत्ती जली कि चलो इसी को हम हथियार बनाते हैं, जानवर को मारते हैं। उसी से जानवर को मारने लगे। पत्थर से पत्थर टकराए, अग्नि का आविष्कार हुआ। पहले भूख से मर रहे थे, अब जानवरों को खा के अपना पालन पोषण कर रहे हैं। आग का आविष्कार हुआ, उसको पका के खाने लगे, आग से अपनी रक्षा करने लगे, जंगली जानवरों से अपने शरीर की रक्षा करने लगे। तो क्रमशः विकास होता गया। इसके बाद उनको ये लगा कि ऐसा ना हो कि एक समय आने पर ये पशु सब मर जाएं, तब फिर हम क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा कि चलो इनको पालते हैं। उनको पालना प्रारंभ किया। कुछ थोड़े थोड़े ग्रुप में लोग पालने लगे और उसी में खाते थे। एक ग्रुप का आदमी अपने ग्रुप से, उस ग्रुप का आदमी। जब पशु पालन की अवस्था थी, पशु चर रहे हैं, इधर से घास चरते जा रहे हैं, फिर आगे जा रहे हैं, फिर एक महीने बाद इधर फिर वो बढ़ा हो जा रहा है। तो उनको लग रहा है कि जिनको हम खा के जीवित रह रहे हैं वो उनको खा के ये जीवित रह रहे हैं, तो क्यों ना हम भी कृषि करें। तो उस पशुपालन की अवस्था से कृषि की अवस्था में मनुष्यों ने प्रवेश किया। कहा जाता है राज्य के 4 तत्व, निश्चित भूभाग, जनसंख्या, निश्चित भूभाग हो गई, एक जमीन, जनसंख्या हो गई, जमीन घेरा। जिसके जितना बड़ा ग्रुप था उसने उतना बड़ा जमीन घेरा। कहा जाता है कि इस विज्ञान की प्रगति ने उस अच्छे मनुष्य को खराब बना दिया, उसको हत्यारा बना दिया। और हत्यारा अभी तक तो दूसरे प्राणी का हत्यारा बनाया। अब देखिए आगे जब कृषि का आविष्कार हुआ, इस कृषि के आविष्कार ने संपत्ति को जन्म दिया और इस संपत्ति और कृषि के आविष्कार ने तेरे मेरे की भावना को जन्म दिया। और इस तेरे मेरे की भावना ने एक अपने ही जैसे मनुष्य को दूसरे अपने ही जैसे मनुष्य का दुश्मन बना दिया। जैसे मान लीजिए किसी एक आदमी ने जमीन घेरी बड़ी सी, उनके साथ ग्रुप में कई लोग थे, दूसरे ने भी जमीन घेरी, उसने अपना बोया, उसने अपना बोया। उसने कहा खबरदार ये मेरा है, इधर मत आना तुम। कहा अच्छा ये तेरा है, ठीक है वो भी मेरा है, तुम भी मत आना। इस तेरे मेरे की भावना ने वह मनुष्य जो निश्चल था, स्वतंत्र था, जिसके ऊपर कोई बंधन नहीं थे, कोई मोहर नहीं थी, उस अच्छे मनुष्य को खराब बना दिया। इसीलिए कहा जीन जैक रूसो ने कि ये मानव स्वभाव और प्राकृतिक अवस्था शुरू में अच्छी थी, लेकिन कृषि, संपत्ति, सभ्यता इत्यादि ने इसको खराब कर दिया। कहता है वो प्रयोग करता है इसके लिए आदर्श बर्बर कि मनुष्य शुरू में अच्छा था, लेकिन इस सभ्यता संस्कृति के विकास ने, अब देखिए आज की स्थिति क्या है कि दिन प्रतिदिन विज्ञान प्रगति करता जा रहा है और उतनी ही हमारी मानवीयता गिरती जा रही है। पहले के समय में क्या था, लोग एक दूसरे को, एक गांव में रहते थे, सभी, एवरीवन नो दैट एवरी मैन, सभी लोग एक दूसरे को जानते, सभी एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होते थे। आज क्या है, आज हमारी जिंदगी मशीन हो गई। और हमारे यहाँ एक विचारक है जयपाल सार्त्र, उसने एग्जिस्टेंस विचार दिया। उसने कहा कि मनुष्य मशीन बन गया है। आजकल मनुष्यों की दूसरे मनुष्यों से मुलाकात ट्रामों में, बसों में, किसी फंक्शन में मिल गए, ओ हेलो हाय, ओके, खाना खाया, बाय, चल दिए। शादी विवाह में पहले लोग एंजॉय करते थे रस्मों को, आजकल क्या है, गाड़ी से गए, 10 बजे पहुंचे, जयमाल हुआ, शादी हुई, 2-3 लोग, बाकी लोग तो खाना खा के चल दिए, घर वाले बच्चे शादी कराए वो भी 5 बजे चल दिए। किसी से किसी का इंटरेक्शन ही नहीं हुआ। इतना बिजी है, आज पूरा जीवन इस मोबाइल पर आधारित है। मुझे पूरा विश्वास है कि किसी का और कुछ खो जाए डिस्टर्ब नहीं होता, लेकिन 2 मिनट के लिए मोबाइल खो जाए लगता है क्या चला गया। इतना मशीनों की इन दुनिया में, इस आधुनिकता में, इस वैज्ञानिकता में, इस मशीनीकरण के युग में हम इतने व्यस्त हो गए हैं, इतने इस पर आश्रित हो गए हैं कि हमारे अंदर की जो मानवीयता वो निरंतर गिरती जा रही है। हमारा नैतिकता, हमारी मॉरलिटी का ह्रास होता जा रहा है। यही विषय था डिजॉन एकेडमी में जिस पर लिखा था रूसो ने। इसी मानवीयता के ह्रास ने उस अच्छे मनुष्य को, मानव स्वभाव जो अच्छा था उसको खराब बना दिया। और जब खराब हो गया तो जो प्राकृतिक अवस्था शुरुआती दौर में बहुत अच्छी थी, मनुष्य अपना अपना मस्त था, अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग था, सब जी रहे थे, मस्त थे। लेकिन इस प्रगति ने, इस विकास ने मनुष्य की नैतिकता को ह्रास किया। पहले वो हत्यारा बना,
फिर अपने ही पहले दूसरे प्राणी का हत्यारा बना, फिर अपने ही जैसे प्राणियों का हत्यारा बन गया। और आज मनुष्य जिस प्रकृति में रह रहा है उस प्रकृति को कितना डिस्टर्ब कर रहा है। अभी मित्रों आप लोगों ने सुना होगा कुछ दिन पहले ही भूकंप आया था, कितना नुकसान हुआ। कहीं ना कहीं इस चीज के पीछे हम सब जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम प्रकृति को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो ये खैर उसकी छोड़ते हैं, यहां आते हैं। ये प्राकृतिक अवस्था खराब थी, इसी खराब अवस्था को अच्छा करने के लिए समझौता किया। यहां हाफ्स ने कहा शुरू से ही खराब था, उसको अच्छा करने के लिए समझौता किया। यहाँ कहा सब अच्छा था, बस व्यवस्थापिका कार्यपालिका न्यायपालिका नहीं थी इसलिए समझौता किया। यहाँ इन्होंने कहा कि शुरू में मनुष्य अच्छा था, बाद में खराब हो गया। उसी व्यवस्था को एक व्यवस्थित ढंग से अच्छा करने के लिए उन्होंने समझौता किया। अब देखिए जो रूसों का समझौता था, यह पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति के साथ या कुछ व्यक्तियों के समूह के साथ समझौता नहीं था। यहां जॉन लॉक आपस में समझौता करके उसी को सब दे देते हैं, वो समझौते का भाग, हॉब्स वो भाग ही नहीं रहता। और जॉन लॉक अपने में से ही किसी व्यक्ति को कांटेक्ट करके देते हैं, किसी एक व्यक्ति को या कुछ व्यक्तियों की सभा को। यहां रूसों का समझौता अलग था। यहां सभी व्यक्ति सभी से समझौता करते हैं। कल्पना कीजिए कि रूसों की उस प्राकृतिक अवस्था के लोग, और कैसे मान लीजिए उस अवस्था में हम सब आप मौजूद हैं, तो मैं प्रवक्ता हूं, मैं समझौता कर रहा हूं कि मैं अपने सारे अधिकार, यहां लॉक कहते हैं मैं और उसको दे रहा हूं, इसको दे रहा हूं। यहां क्या है कि हम सभी हैं एक साथ बैठे हुए, एक साथ एक जगह इकट्ठा हुए कि हम सभी मिलकर हम सभी के अधिकारों का समर्पण हम सभी के लिए सत्य पर करते हैं कि हम सभी मिलकर हम सभी के अधिकारों की रक्षा करेंगे और एक व्यवस्था बनाएंगे। यानी अंतिम स्रोत, आने वाला स्वरूप जो होगा प्रजातांत्रिक होगा। जनता शासन सत्ता के मूल में होगी, जनता ही सर्वश्रेष्ठ होगी, जनता ही अपने में से प्रतिनिधियों को चुनेगी और वो उन प्रतिनिधियों के माध्यम से कार्य करेगी। वह कार्य किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होगा, पूरे समाज के लिए होगा और पूरा समाज इस समझौते का पार्ट होगा। इस प्रकार जीन जैक रूसो ने अपना समझौता किया और समझौते के माध्यम से जो नवीन राज्य का स्वरूप आया, यह प्रजातांत्रिक शासन का स्वरूप आया। मित्रों थोड़ा सा बड़ा टॉपिक था सामाजिक समझौते सिद्धांत का। अगले वीडियो में मैं इस सामाजिक समझौते सिद्धांत की आलोचना बताऊंगा। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए काफी लाभदायक होगा। और आज के दिन विदा लेने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि सभी विद्यार्थियों तक, चाहे वो ग्रेजुएशन के विद्यार्थियों, पोस्ट ग्रेजुएशन के विद्यार्थियों या नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी जिसमें राजनीति विज्ञान उनके लिए हो, उनको काम आ सके। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।